Hello students, welcome back to the old school tutor. This is the lecture 3 of the Indian Polity lecture series. इसमें जो है हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था इससे पहले वाली क्लास में, उसमें जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन पॉलिटी के 5 मेजर सेगमेंट्स है जो सिलेबस में आते हैं, और उसमें सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 11 सब टॉपिक्स है जो शुरू होते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से और ख़त्म होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमें जो है आज हम शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ये हमारा पहला टॉपिक होगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको पहले जो है शुरू करने से पहले आपको ये क्यों दिखाया, मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको जो है पहले से पता रहे कि किसके बाद क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ की आदत होती है कि उनको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ की ये आदत होती है कि वो क्लास में आने से पहले जो है खुद एक बार नज़र मारे ताकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रैस्प कर पाए चीज़ें। और इससे जो है आपको आइडिया रहता है कि हम एक्चुअली क्या पढ़ने जा रहे हैं, और आप रैंडमली जो है किसी भी चीज़ की पढ़ाई नहीं करते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट क्यों है अपना सिलेबस पता होना, और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट क्यों होता है पता होना। ठीक है, तो ब्रीफ डिस्कशन इस बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी की एक अच्छी बात है इसमें जो आप पढ़ते हैं, जो सीक्वेंस है, चाहे आप कोई भी बुक ले ले इंडियन पॉलिटी की, वो ऐसे डिस्कस की गई है कि इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, कि इसमें सीधे आएगा कि पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, हिस्ट्री क्या है, फिर कैसे बनाया गया, उसके बाद फीचर्स क्या है, उसके बाद सबसे पहला पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रियम्बल है। फिर यूनियन एंड टेरिटरीज जो है आर्टिकल 1 और पार्ट 1 में आता है, फिर सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, फिर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। तो प्रॉपर सीक्वेंस तक आपको मिलेगा लास्ट तक इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई। तो दिस इज वन मोर रीजन मैंने आपको जो है पहले ही ये सीक्वेंस में दिखाया भी क्यों। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंडियन पॉलिटी का, ये जो है फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो 17th सेंचुरी में आए थे, वहां से शुरू होता है टू 1946। इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। ठीक है, 1946 तक ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद जो है हमने शुरू किया बनाना। अभी तक तो हिस्ट्री है कि क्या क्या कैसे थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई धीरे धीरे करके, बट वो एक जो है कोडिफाई नहीं की गई एक प्रॉपर सेटअप में। हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है उसको फ्रेम करना शुरू किया था, जो हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो शुरू हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और खत्म हुआ था 26/11 1949 को। अब लेकिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना या इवॉल्व होना इसी दिन रुक नहीं गया था। इस दिन जो है मेजर एक पोर्शन जो शुरू हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बेसिस पे प्रियम्बल बना है, वहां से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था और मेजर पार्ट जो है इस टाइम में बन गया। लेकिन इवॉल्व वो अभी तक हो रहा है अलग अलग लेजिस्लेशन के थ्रू, अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू। जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी चल रहा है। इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स आर इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, क्योंकि सारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ नहीं सकते हैं, फिर सिर्फ वही पढ़ना है तो एग्जाम हमारे रह जाएंगे। इसलिए सिर्फ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद प्रियम्बल है, ये हमने इस लेक्चर सीरीज के पहले ही लेक्चर में पढ़ा है, अच्छे से डिस्कस किया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले इस चैप्टर को पढ़े। उसके बाद आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। किसकी? इंडिया की। यूनियन ऑफ इंडिया की, यूनियन ऑफ इंडिया और उसकी टेरिटरीज पढ़ेंगे। अब देखो, और एक याद रहने का तरीका क्या है, यहां हम पहले जो है शुरू करेंगे प्रियम्बल से, उसके बाद आएंगे हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले किस बारे में बताएगा? इंडिया के बारे में। पहले एक एंटिटी होनी चाहिए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो किस में बताएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने प्रियम्बल में भी डिस्कस की थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री है। उसके इमीडिएटली बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसीलिए सिटीजनशिप, कौन है सिटीजन, तभी तो हमें पता लगेगा
कि हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट या ये जो सारा फ्रेमवर्क है उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, वो कैसे पता लगेगा? पहले हमको पता होनी चाहिए कि सिटीजन कौन होता है, इसलिए सिटीजनशिप पढ़ेंगे। उसके बाद इस सिटीजन के जो है राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जो है बुनियादी हकूक भी बोलते हैं। ठीक है, और सिटीजनशिप जो है या सिटीजन क्या होता है? नागरिक। ये हिंदी में होता है, और शहरी ये उर्दू में होता है। उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें जो है ये एक रोड मैप है गवर्नमेंट के लिए कि उनको किस तरीके पे काम करना है। क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट्स आएंगी, हर गवर्नमेंट में जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका एक अपना जो मैनिफेस्टो होता है या अपनी एक थिंकिंग होती है, अपना एक जो है सोचने का तरीका होता है। वो तो ठीक है, उनको काम वैसे करना होता है, लेकिन एक बेसिक लाइन जो है प्रिंसिपल्स की, वो इस चैप्टर में बताई जाती है, या वो इसके अंडर उनको डिफाइन किया जाता है कि आपका जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या है काम करने, किन चीजों के इर्द गिर्द आपको जो है कंट्री के लिए काम करना है। अब देखिए, सिटीजन आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गए, यूनियन भी आ गया, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या वो भी आ गई। इसके बाद बताया गया कि अब जो है सिटीजन्स की क्या ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द नेशन। ठीक है, और अब क्योंकि ये सारी चीजें आ गई, इसमें अगर कोई चेंज लानी है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। ठीक है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लास्ट में क्यों है, ये यहाँ पे प्रियम्बल से पहले क्यों नहीं है? ठीक है, ये इस वजह से है क्योंकि इस चीज को डिफाइन बहुत बाद में किया गया था, जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट से। वो इसलिए क्योंकि जो अमेंडेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस हद तक की जा सकती है, जो लेजिस्लेचर्स है वो किस हद तक चेंज ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बाद में जो है कोर्ट्स ने डिफाइन किया, बहुत बाद। इस जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ये पीरियड है, इसके बहुत बाद इस टॉपिक पे बात उठी कि किस हद तक जो है चेंजेस लाई जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या क्या चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की जा सकती है अंडर दिस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये टॉपिक जो है सबसे लास्ट में आता है, अदरवाइज ये कहीं पहले ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ जो है इस कंपोनेंट के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम शुरू करेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब है हमारा पहला टॉपिक जो है, अब हम आए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ये जो ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ इंडिया में, जो कि हुआ कब? 1605 में। किस शक्ल में? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे, अपने ब्रिटिश जो उनका पार्लियामेंट था वहां का, उनसे उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे इंडिया में ट्रेड करने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एज ट्रेडर्स आई। ठीक है, ये बात हुई 1605 में। उसके बाद जो है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, क्या हुआ? 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद जाहिर सी बात है जो है मुगल्स हार चुके थे, किसके अंडर? शाह आलम के अंडर जो है ये जंग जो है वो हार गए। और इसके बदले जो है प्रेशर में आके मुगल्स को क्या देना पड़ा? उनको दीवानी राइट्स देने पड़े। किनको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ब्रिटिशर्स को जो है 1965 में दीवानी राइट्स मिले। किसने दिए? किस मुगल एम्परर के अंडर मिले? शाह आलम के अंडर मिले। और इसके अंडर क्या मिला? दीवानी क्या होता है? जो रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, और सिविल जस्टिस, जो सिविल मैटर्स होते हैं थे इंडियन सोसाइटी में, जो सिविल मैटर्स थे कहाँ पे? बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ये तीन जगहों का इनको दीवानी मिला, जिसमें ये रेवेन्यू कलेक्शन में जो है चले गए, और सिविल जस्टिस वहां का जो है वो कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, यहां से जो है दिस स्टार्ट्स द करियर ऑफ टेरिटोरियल पावर ऑफ इंडिया। अभी तक ये सिर्फ जो है बिजनेसमैन थे, यहाँ पे बिजनेस के लिए आए थे। अभी तक जो है इनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई पावर नहीं था। तो ये जो है दीवानी जो उनको 1965 में मिला, ये पहला स्टेप था किस तरफ?
स्टार्ट ऑफ टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, किनका? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अभी जो है लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही रही, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रही, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही कैरी फॉरवर्ड किया आगे। तो अब क्योंकि इनको टेरिटोरियल पावर मिल गया, इसका मतलब क्या है, अब ये यहाँ पे लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स जो है बना सकते हैं। एटलीस्ट जो जहां से इनने शुरुआत किया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये कुछ टर्म्स और होती है जिससे आपको याद रहेगा कि सबसे पहले इनने कहां पे किया था। बहुत सारे लोगों ने जो है कार्टून देखा होगा, बॉब द बिल्डर, पॉसिबली जो आजकल ये एग्जाम पढ़ रहे होंगे वो उसी जनरेशन के है। तो सिंपल है, बॉब। दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को कहां मिले 1965 में? बीओबी, बॉब में क्या है? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, तो यहाँ के जो है इसके बाद शुरुआत हुई, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से जो है यहाँ पे रेगुलेशंस, एक्ट्स वगैरह पास करने शुरू कर दिए। ठीक है, पहला जो ऐसा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पहला और इम्पॉर्टेंट है जहां से शुरू होती है कंपनी रूल में जो है एक्ट्स पास होना। तो 1773 से 1947 तक जो है, जो भी एक्ट्स पास हुए, इनको हम दो कैटेगरीज में लाते हैं। 1773 से 1853 तक जो हुए एक्ट्स पास, तब तक कंपनी रूल था। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद जो है क्राउन रूल, मतलब डायरेक्ट उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश ने खुद को यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर दिया कि हम ही अब रूल करेंगे, जिसको क्राउन रूल बोलते थे। जो डायरेक्ट क्राउन क्या है? क्राउन ऑफ ब्रिटिश, वहां से डायरेक्ट जो रूल होता था उसको क्राउन रूल बोलते थे। तो इन सारे एक्ट्स को, ये जो सारी रेगुलेशन है विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इस सारे टाइम को जो है दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक कंपनी रूल बोलते हैं और एक को क्राउन रूल बोलते हैं। इसीलिए जो है अभी तक इनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते थे रेगुलेटिंग एक्ट, किसी को लिखते थे चार्टर एक्ट, लेकिन इसके बाद क्या शुरू हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखने लग गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखने लग गए। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये याद रखना है, टू 1853 जो है ये कंपनी रूल में आया, और उसके बाद 1858 से 1947 तक जो है उसको क्राउन रूल बोलते थे। ठीक है, अब आते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो है सबसे पहला सब टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में आप मोस्टली चीजें देखेंगे जो फर्स्ट थी। ठीक है, क्योंकि ये पहला एक्ट था, उसके बाद जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिले ब्रिटिशर्स को थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैं बोल रहा था, फर्स्ट टाइम क्या मिला? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ठीक है, रिकग्निशन मिली किस चीज को? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। इससे पहले क्या था? सिर्फ बिजनेस वाला जो है काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का था। फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है कहाँ पे मिले? इन इंडिया। ठीक है, रिकग्नाइज हुए इनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। दूसरा क्या हुआ इस एक्ट के अंडर? इस एक्ट के अंडर जो है गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, तब तक जो होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। इसके बाद नोमेनक्लेचर में चेंज हो गया, पहला। दूसरा क्या हुआ? इसका जो काउंसिल है उसमें 4 काउंसलर्स दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है सुपरविजन दिया गया किसका? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज का। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थे उस टाइम पे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको 4 काउंसलर्स मिले, और क्या मिला? सुपरविजन बॉम्बे और मद्रास का, क्योंकि इनको जो है अभी गवर्नर्स ही बुलाते थे, जो इन दो प्रेसिडेंसीज के जो हेड्स थे, और बंगाल में जो बैठता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठता था। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ऑब्वियसली क्योंकि बंगाल में शुरू हुआ तो बंगाल का ही होता, बट पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। हो गई 3 चीजें। चौथी चीज क्या थी?
इस एक्ट ने जो है अपने सर्वेंट्स जो एम्प्लॉयज, उनको सर्वेंट्स बुलाते थे, उनको जो है बोला गया कि किसी भी प्राइवेट ट्रेड में जो है वो इंडल्ज नहीं होंगे इंडिया में, उनको जो है प्रमोट सिर्फ कंपनी का ट्रेड करना है। ठीक है, ये हो गए ये चीजें। इसके बाद क्या मेन दो चीजें आई इस एक्ट की वजह से इंडिया में, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई जो सुपरवाइज करेंगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। ये इन तीनों चीजों को जो है एडमिनिस्टर करेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेटअप की गई, जिसमें तीनों चीजें सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री आती थी, और सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे किया गया? कैलकाटा में। कब किया गया? 1774 में। एक्ट 1773 है, लेकिन एस्टैब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में कब? 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें जो है एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस को जो है रखा गया, अपॉइंट किया गया। तो दिस वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप जो है क्विक नोट्स के लिए इस चीज का स्क्रीनशॉट या इसको पॉज करके जो है अपने नोटबुक पे लिख सकते हो, या अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो उसके लिए अलग है। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो इंडियन पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत आती है, इसका ये 6th एडिशन है। हो सकता है इसके बाद नया एडिशन आया हो, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो वो नई लाइए, नहीं तो ये इससे भी काम चलेगा, क्योंकि कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस आई नहीं है तब से। जो आई होंगी वो आप 1 या 2 इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो सिर्फ MCQ बेस्ड एग्जाम जैसे कि JK SSB के लिए पढ़ना चाहता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाती है एक किताब जो है, ये जनरल नॉलेज करके आती है बाय तरुण गोयल। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनको जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मेरी एक पर्सनली जो है ट्राइड एंड टेस्टेड एक बुक है जो इंडियन पॉलिटी जो है M लक्ष्मीकांत और NCERT को जो है मिलाई गई है। उन दोनों को जो है उनके बुलेट पॉइंट्स उठाए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, और वो ये है जो ओनली IAS का उड़ान 2.0 आता है। उसके बाद नया टॉपिक जो है वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये वाला एक्ट जो है ये एज अमेंडमेंट आया टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके जस्ट 4 साल बाद, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? जो गवर्नर जनरल था और उसका जो काउंसिल था, जो हमने बोला था 4 लोगों का काउंसिल था, और सर्वेंट्स जो कि द एम्प्लॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उनको एग्जेम्प्ट किया गया, बाहर निकाला गया। किससे? द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। जो काम गवर्नर जनरल, उसका काउंसिल और सर्वेंट्स, द एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी करते इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब फॉर द सेक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते, उन सारे कामों को जो है उनको एग्जेम्प्ट किया गया, बाहर निकाला गया। किससे? सुप्रीम कोर्ट के दायरे से, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आए, ज्यादा जो है स्क्रूटिनी ना हो उस काम को, उस काम पे जो वो कर रहे थे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दूसरी चीज जो आई, जो रेवेन्यू मैटर्स थे उनको भी जो है बाहर निकाला गया। किससे? फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रेवेन्यू को लेके जो है, रेवेन्यू मैटर्स को लेके जो है कोई भी अपील नहीं कर सकता था। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी चीज जो आई, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, वहां से अगर कोई अपील जो है, अगर आपका कोई प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट प्रोविंशियल कोर्ट में चला है, तो उसको आप डायरेक्टली उसके बाद, अगर आपको जो है आपको जो फैसला मिला है प्रोविंशियल कोर्ट में वो कन्विंसिंग नहीं लगा है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं कहाँ? गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ना कि किसी और जो है इससे हायरार्की में जो ऊपर कोई कोर्ट आया होता उसके बरक्स। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वहां पे अपना अपील जो है लेके जा सकते हैं। तो गाइज, दिस वाज टुडेज क्लास। अगला जो है हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो है अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आई होप you like the class with the old school tutor. See you in the next class. Thank you.